वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, सामान्य हिंदी और आलेखन वाले प्रश्न पत्र के साथ एक बार फिर हम प्रस्तुत हुए हैं और ये लिखित होता है। आप जानते ही हैं, हिंदी के कुछ गद्यांश, एक गद्यांश आपको मिलता है। पत्र का सारणीयन करना होता है, पत्र लेखन करना होता है। पत्र लेखन से संबंधित आपका सारणीयन वाला हिस्सा भी होता है जिसमें कि पूरा सरकारी पत्र आपको दिया जाता है। उसके अतिरिक्त 3 अन्य प्रश्न होते हैं जो कि पत्र लेखन में ही परिभाषागत होते हैं, कुछ उदाहरण इत्यादि देने होते हैं और बेसिक स्तर के सवाल आयोग ने पूछे थे। बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल नहीं किया था या कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई थी। जैसे एक परंपरागत तरीके से पूछा जाता है तो नाम ही है परंपरागत हिंदी, कन्वेंशनल करके आप पढ़ते हैं इसे, तो उसी क्रम में ये पूछा भी गया था। अगर आपने सामान्य परिभाषाएं पढ़ी होंगी पत्रों की, अपने सिलेबस के एक एक पत्र का प्रारूप देखा होगा, उदाहरण इत्यादि तैयार करके रखा होगा, तो आपको कहीं से कोई असुविधा नहीं हुई होगी। उसके अतिरिक्त सामान्य सिलेबस का वही हिस्सा प्रशासनिक शब्दावली है, मुहावरे, लोकोक्ति है, कंप्यूटर वाले प्रश्न हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं, देखते हैं आयोग ने इस बार क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न दिए। निर्देश वही समान है जैसे पहले होते थे, वही है, उसमें कुछ नहीं। दाहिनी ओर जो अंक निर्धारित हैं वो दे रखे हैं। पहला आपका पाला पड़ता है गद्यांश से और गद्यांश ही वो सबसे अहम हिस्सा होता है जहाँ से कि आपकी शख्सियत को परखा जाता है। आप कैसे व्यक्ति हैं, आप सोचते कैसे हैं, ये गद्यांश के अवबोधन से आराम से पता लग जाता है। बाकी चीज़ों में तो सारे कैंडिडेट्स रट कर सकते हैं, लेकिन गद्यांश में सबके अपने निजी विचार होते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस के मेंस जितना यहाँ खुला आयाम आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही गद्यांश होता है, लेकिन फिर भी उससे पता लगाना आसान होता है। तो इसीलिए ज़रा सावधानी से इसको हल करना चाहिए और जिन लोगों ने भी किया है उनको भी पहले यही सलाह मिली थी। तो आइए देखते हैं। गद्यांश बिल्कुल सीधा है। कहा गया कि विषमता के निराकरण के लिए, विषमता मतलब कठिनाई, असमानता, तो विषमता के निराकरण के लिए यानी समाधान के लिए, समता की स्थापना के लिए, समानता स्थापित करने के लिए केवल ऐतिहासिक नियति सृष्टि नियम ही पर्याप्त नहीं है, उसमें पुरुष के पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ नियम से काम नहीं चलता है, पुरुषार्थ भी साथ में आवश्यक। यदि प्रकृति के नियमों से ही अपने आप समाज में परिवर्तन होता तो क्रांति होती ही क्यों? तो फिर पुरुष के लिए कोई स्थान ही नहीं। मतलब इसी से अगर क्रांति हो जाती, अगर सिर्फ बैठे बिठाए क्रांति हो जाती, सिर्फ नियतियां जो है वो अपना काम करती, मनुष्य कुछ काम नहीं करता, मनुष्य कोई उद्यम नहीं करता, तो फिर कोई पुरुष के लिए या व्यक्ति के लिए, पुरुष का मतलब यहाँ पर उद्यम करने वाले व्यक्ति से तात्पर्य है, यहाँ पुरुष और स्त्री का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य का स्थान इसीलिए तो है कि वो जूझ कर चीज़ों को प्राप्त करता है। वह नियति का एक पुर्जा, एक उपकरण बन जाता है और फिर आप उसे जिम्मेवार नहीं मान सकते। पुनर्जन्म का मुझे प्रत्यय नहीं है, इसलिए मैंने उसे उपपत्ति कहा। ठीक है, उसे उपपत्ति कहा। लेकिन उस उपपत्ति में जो सबसे बड़ी बात मैंने सीखी, यानी लेखक ने सीखी, कि बात क्या है वो बता रहे हैं लेखक, कि अपने देव का निर्माता, अपने दैव का निर्माता, अपनी नियति का नियंता मनुष्य ही होता है। दैव मतलब भाग्य, अपने भाग्य का निर्माता और अपनी नियति को नियंत्रित करने वाला, उसका नियंता, उसका नियंत्रक। जैसे परीक्षा नियंता होते हैं, वैसे ही आप क्या हैं, अपने भाग्य के खुद विधाता है। ये चीज़ सुनने में थोड़ा नास्तिकों वाला पुट देती है, लेकिन असलियत यही है। विधि भी या जो विधाता है वो भी बैठकर यही प्रतीक्षा करते हैं कि आप पुरुषार्थ करेंगे। कहा ही जाता है ना कि सोते हुए सिंह के मुंह में उसका शिकार थोड़े नहीं चला जाएगा, उसे उठकर उद्यम करना पड़ेगा। तो वही बात है, अपने भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। अगर भाग्य में लिखा भी है आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, उद्यमी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रश्न यह है कि मनुष्य यदि भोग योनि नहीं है तो क्या वह प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलता है? इसका उत्तर सिर्फ यही है कि जो प्रकृति का केवल अनुसरण करता है उसे हमने मनुष्य कभी माना ही नहीं। मनुष्य केवल प्राकृत नहीं है, सुसंस्कृत। प्राकृत तो सारे जीव हैं, प्रकृति के द्वारा रचे गए, बिल्कुल नेचुरल, रॉ मटेरियल। जैसे उन्हें प्रकृति ने गढ़ा हुआ है उसी रूप में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। संचय में उनका विश्वास नहीं होता है, रोज खाए, पेट भर गया, उसके बाद सो गए। भोजन के लिए आपस में संघर्ष होता है, युद्ध होता है। तो मनुष्य स्वभाव मुख्य रूप से संस्कारजन्य है, पशु स्वभाव केवल प्रकृति से सिद्ध होता है। स्वभाव भूत मात्र का, प्राणी स्वभाव जो है ये प्राणी मात्र का होता है। मतलब भूत मात्र का यानी भौतिक जितने जीव हैं उनकी बात हो रही है, और प्राणी स्वभाव जो है वो प्राणी मात्र का होता है। मनुष्य स्वभाव मनुष्य का विशिष्ट स्वभाव है। ठीक है, मनुष्य का अपना स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव उद्यम का होता है, जो कि अगर वो करे तो वो अपने भाग्य को आराम से प्राप्त कर सकता है। तो अब यहाँ पर बताना है शीर्षक।
तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है भाई? मनुष्य और उसके पुरुषार्थ की बात हो रही है, तो मनुष्य और पुरुषार्थ, यही इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, मनुष्य और पुरुषार्थ। अब आपको करना है सारांश। सारांश छोटा होना चाहिए, ये हमेशा मेरे द्वारा कहा जाता है, 2 से 3 पंक्ति का पर्याप्त है। अगर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। तो सारांश में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं भाई कि समाज में समता स्थापित करने के लिए केवल प्रकृति या ऐतिहासिक नियति ही पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है। मनुष्य केवल प्राकृतिक प्राणी नहीं है, सिर्फ प्राकृत रूप नहीं है, बल्कि संस्कार युक्त प्राणी है, और वह अपने कर्मों द्वारा अपनी नियति को बदल सकता है, निर्धारित कर सकता है। यही इसका एक समुचित सारांश हो जाएगा, यही इसका निचोड़ है। जैसे आप पूरी 3 घंटे की मूवी को 5 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं, ये एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है, तो वही हाल यहाँ भी है। ये पूरी जो फिल्म यहाँ आपको दी गई है ना, लंबी लंबी बातें कही गई हैं, उसका अंतिम निष्कर्ष यही कि मनुष्य पुरुषार्थ करे तो वो अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को बदलने में सक्षम है, और वो ऐसा कर सकता है। बाकी जीवों के अंदर वो काबिलियत नहीं होती। अब आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, तो पहली जो रेखांकित पंक्ति है वो यहाँ पर दिख रही है। विषमता के निराकरण के लिए, समता की स्थापना के लिए केवल ऐतिहासिक नियति, सृष्टि का नियम इत्यादि ही पर्याप्त नहीं है, पुरुष का पुरुषार्थ भी चाहिए। इसका मतलब क्या है? लेखक यहाँ आपसे ये कह रहा है या सबसे कहना चाहता है कि समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए केवल प्रकृति के नियम नहीं काम करते, बल्कि इतिहास की गति पर हम निर्भर नहीं रह सकते। असल में हमें परिवर्तन, असल में ये समझाया गया है कि परिवर्तन अगर अपने आप से होता, सिर्फ अपने से होता, तो फिर मनुष्य की भूमिका वहाँ रहती ही क्या? प्रकृति बिना वजह तो किसी जीव को गढ़ती नहीं है, तो मनुष्य को भी गढ़ा गया है। उसके पीछे कारण क्या है कि मनुष्य की इसमें भूमिका है, वह परिवर्तन ला सकता है। बाकी जीव प्रजातियां नहीं ला सकती हैं, लेकिन वो ला सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि सब कुछ अपने आप हो जाता, तो मनुष्य की भूमिका निष्क्रिय हो जाती। लेखक का मत यह है कि भाई सामाजिक न्याय और समानता और प्रगति जैसी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तभी संभव हो सकती हैं जब मनुष्य सचेत रूप से प्रयास करे, सक्रिय होकर प्रयास करे, और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी परिस्थिति को, और न सिर्फ अपनी परिस्थिति बल्कि सारे जीवों की, समस्त जगत की परिस्थिति को परिवर्तित कर सके। और पुरुषार्थ को सामाजिक परिवर्तन का इसीलिए मूल आधार माना गया है। ठीक है, इस तरीके से आप फैलाकर व्याख्या कर सकते हैं। आगे कहा गया, अगली रेखांकित पंक्ति है कि पुनर्जन्म का मुझे प्रत्यय नहीं, इसीलिए मैंने उसे उपपत्ति कहा। ये लेखक के द्वारा कहा गया कथन है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या इसका तात्पर्य होगा, देखिए और बताइए। तो पुनर्जन्म का इन्हें प्रत्यय नहीं है, मतलब पुनर्जन्म को ये पीछे जोड़कर लेकर नहीं चलते हैं। मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग विचारों वाले प्राणी होते हैं, तो उसमें मनुष्य की, कुछ मनुष्यों की विचारधारा होती है कि भाई पिछले जन्म में जो हमने किया है उसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं, और कुछ का ऐसा मानना ये होता है कि जो हम आज के समय में कर रहे हैं या आज कर रहे हैं उसी का परिणाम हमें कल मिलेगा, यानी जो कुछ मिलना जुलना है वो इसी जन्म में मिल जाएगा, और कोई जन्म नहीं होता है। मतलब वो आत्मा, इहलोक और परलोक वाली स्थिति कुछ नहीं होती है। मनुष्य जो यहाँ पैदा हुआ है बस वही उसका जीवन है, और उतने में ही उसे अपने कर्मों का फल भोग कर जाना है। ठीक है, तो ये दोहरे विचार वाले लोग होते हैं। लेखक का ऐसा विश्वास नहीं है, पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं करता है, इसीलिए उसको सिर्फ एक उपपत्ति मानता है। उपपत्ति का मतलब यह है कि वो साथ में एक जुड़ी हुई विचारधारा है, एक परिणाम कहा जा सकता है, एक प्रतिफल कहा जा सकता है। ठीक, तो वही बात है, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म ये 2 चीज़ें होती हैं। पूर्व जन्म का मतलब ये कि पीछे के जो कर्म हैं आपके, उसके हिसाब से आपको आज का जन्म मिला है, और आज जो आप कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका अगला जन्म होगा। ये आत्मा परमात्मा वाला सिद्धांत हो गया। लेकिन लेखक इसको ऐसा नहीं मानता है। लेखक मानता है कि भाई इसी जन्म में सब कुछ होने वाला है। जो आप आज कर रहे हैं उसका परिणाम आपको देर सवेर, कुछ वर्षों में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में आपको भोगना पड़ सकता है, लेकिन इसी जिंदगी में आप चुका कर जाएंगे। ये इसका विचार, तो उसी हिसाब से आप जोड़कर लिख सकते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है कि भाई प्रश्न है कि मनुष्य यदि भोग योनि नहीं है तो क्या वह प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलता? अगर मनुष्य के पास स्वतः की बुद्धि नहीं होती, स्वतः का विवेक नहीं होता, उसकी बौद्धिक स्थिति अन्य प्राणियों से इतनी बेहतर नहीं होती, उच्च नहीं होती, तो निश्चित तौर पर वह प्रकृति के उन्हीं नियमों के हिसाब से चलता जैसे कि बाकी प्राणी चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही विद्रोही है, और विद्रोही तभी होगा जब बुद्धि रहेगी। बौद्धिक स्तर मनुष्य का अन्य प्रजातियों से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। यही वजह है ना कि हम बाकी जीवों पर राज करते आए हैं, शासन करते आए हैं, तो वो स्थिति हमारी है। तो जब हम अपने बुद्धि के बूते, अपने पुरुषार्थ और अपने बौद्धिक बुद्धि बल या बौद्धिक बल जो अभी कहिए, उसके बूते संसार पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम है, तो भला हम क्यों प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलने के लिए तैयार होंगे? हालांकि अंततः चलती है प्रकृति की, प्रकृति अपनी वाली करवा लेती है,
चाहे वो मनुष्य हो या कोई और प्राणी हो। जैसे आज के समय में आप देखिए मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी मन वाली कर रहा है, जितना हो सके उतना प्रकृति को त्रस्त कर रहा है, विनाश कर रहा है, जीव जातियों को मार कर खा रहा है, नष्ट कर रहा है, जो उसके सामने आ रहा है उसे तबाह करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो फायदे का नहीं है उसको खत्म करने पर तुल जा रहा है ना। यही तो स्वार्थी मनुष्य की पहचान है। मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है स्वार्थी होना। अपनी ही जाति का सगा नहीं है तो बाकी जीवों का क्या होगा। तो प्रकृति दंडित भी करती है, क्योंकि प्रकृति से ऊपर नहीं है मनुष्य, उसकी एक उत्कृष्ट रचना अवश्य है। तो दिक्कत वही है कि वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से कभी भी नहीं चल सकता है, और उसके पीछे कारण है उसका खुराफाती दिमाग। तो अब खुराफाती दिमाग मत लिखिएगा, आप बुद्धि बल से इसको जोड़ कर लिखिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके रेखांकित अंशों की 3 पंक्तियां दी हुई थी, इनकी व्याख्या हो गई। व्याख्या हमेशा विस्तृत होती है, सारांश और शीर्षक सदैव छोटे होते हैं, ठीक है। पत्र का सारणीयन करना है भाई। पत्र के सारणीयन में हमेशा कहा जाता है कि बाकी कॉलम वगैरह तो आप जानते ही हैं, पत्रांक, दिनांक, स्थान, प्रेषक, प्रेषिती, भेजने वाला, रिसीव करने वाला, वो सब तो समान होते हैं, उसमें सब लोग एक जैसा लिखते हैं। लेकिन असली अंतर आता है विषय वास्तु में, और विषय वास्तु असल में पत्र का उद्देश्य होती है। पत्र को भेजने का पर्पज क्या है उसको समझिए, पत्र की मेन बॉडी को बारंबार पढ़िए और ये जानिए कि पत्र के अंदर असल में क्या ऐसा उद्देश्य छिपा हुआ था जिसकी वजह से प्रेषक जो है वो प्रेषिती को इतनी तकलीफ दे रहा है, एक लेटर भेज रहा है। तो यहाँ देखें कहा गया, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इसमें प्रेषक प्रेषिती देख लीजिए पहले कौन भेजने वाले हैं, सचिव महोदय लोक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश शासन के, और प्राप्त कौन करेगा, मुख्य अभियंता जो क्षेत्रीय स्तर के हैं प्रयागराज परिक्षेत्र के। तो प्रेषक और प्रेषिती आपको मिल गए। स्थान लखनऊ है, दिनांक 25 अक्टूबर 2025 का है, और विषय भी कमोबेश दे दिया है जो कि विषय वास्तु में आपका सहयोग करेगा। पत्रांक दिया है, हाँ पत्रांक दिया है, यहाँ पर है पत्रांक। कुछ लोग पूछते हैं जब पत्र लिखते हैं कि भाई पत्रांक कहाँ से डालें, तो पत्रांक रटा नहीं जाता है, आप काल्पनिक कुछ भी डाल दीजिएगा। यहाँ 2478 दिया है, आप 2576 लिख दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। आप कोई प्रशासनिक अधिकारी तो बने नहीं है, बनने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हैं भी किसी पद पर आसीन तो ओरिजिनल पत्रांक की ऐसी भी क्या जिद है, आप कुछ भी काल्पनिक लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब ये लोक निर्माण विभाग से जुड़ा है तो लो नीवी लिखा हुआ है, तो इसी तरह का आप कुछ बनावटी लिख सकते हैं। काल्पनिक हो सकता है, ओरिजिनल रहे ये आवश्यक नहीं है। फिलहाल यहाँ ओरिजिनल है ये, और इसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पत्र को भेजने का उद्देश्य क्या था भाई, ये राज्य और राजमार्गों के संदर्भ में था, और मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। इनडायरेक्टली कहा जाता है ना, सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ, मेरे माध्यम से कहवाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रयागराज मंडल के 3 नए राजमार्गों के निर्माण का आदेश दिया गया है। निर्देश है कि मतलब आदेश किसका है, मुख्यमंत्री जी का है, उसको प्रसारित करने का काम ये महोदय यानी सचिव महोदय कर रहे हैं। तो निर्देश है कि प्रयागराज परिक्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में सड़क मरम्मत कार्यों में साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया जाए, और प्रतिवेदन में चिन्हित तीनों राजमार्गों की भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए 1 माह में विस्तृत प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट है उसको प्रेषित किया जाए, यानी सबमिट किया जाए। तो राजमार्गों के निर्माण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ये सचिव की ओर से जो मुख्य अभियंता है उनको प्रेषित किया गया है। यही इसकी विषय वास्तु है, इसको आप समेट कर लिख दीजिएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप गद्यांश का सारांश लिखते हैं, वैसे ही पत्र का सारांश आपको विषय वास्तु में कम से कम शब्दों में, न्यूनतम शब्दों में लिखना होता है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, जब कॉलम बनाते हैं पत्रांक, प्रेषिती, प्रेषक सब लिखते हैं ना, उसमें जो विषय वास्तु वाला होता है उसको जम कर लिखते हैं, एकदम लंबा पूरा पत्र ही छाप देते हैं। तो वो काम नहीं करना है, पूरा पत्र आपको नहीं छापना है। ऐसा होता तो आयोग फिर लिखा लिखाया लेटर आपको क्यों पकड़ाता, वो काम तो ऐसे भी हो जाएगा। विषय वास्तु का मेन उद्देश्य ये होता है कि भाई कम समय में आप पत्र के उद्देश्य को समझ सके कि पत्र को भेजा क्यों गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 15 अंक का मामला है, और अगर आप ठीक से लिखते हैं तो आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। इसके बाद पत्र है, और पत्र लिखने के लिए वास्तव में आया ही नहीं था, सिर्फ परिभाषा पूछी गई थी, और साथ में उदाहरण प्रारूप अपनी ओर से आपको चस्पा करना था। तो हमेशा मेरे द्वारा पेड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा जाता है कि उदाहरण एक एक तैयार कर लीजिए। हम लोग भी देते हैं, और आप अपनी ओर से भी चाहें तो कुछ नए फ्रेश उदाहरण तैयार कर सकते हैं। हर पत्र का फॉर्मेट और उसका एक एक एग्जाम्पल, आपका काम बन जाएगा। और ये अंतिम समय जो हमने स्ट्रैटेजी गुरु मंत्र करके दी हुई थी उसमें भी कहा था। तो शासकीय और अर्धशासकीय पत्र का अंतर बताना था। विधिवत तौर पर आप अंतर जानते हैं, ठीक है, औपचारिकता होती है, अनौपचारिकता होती है। और शासकीय पत्र का प्रारूप बनाना था, उदाहरण भी देना था। प्रारूप बनाइए और उदाहरण दीजिए, दोनों काम करना था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कार्यालय आदेश की क्या विशेषता है, आदेशात्मक भाषा होती है, एक तरफा होती है, बदले में जवाब की अपेक्षा नहीं होती है। और कार्यालय आदेश एक उदाहरण के तौर पर आपको लिखना था, मतलब एक एग्जाम्पल देना था। अनुस्मारक क्या होता है, तो अनुस्मारक ऐसा होता है कि कोई पत्र आपने भेजा किसी को
और वो पत्र देखा ही नहीं गया, उसको फाइल में कहीं दबा कर रख दिया गया। अब उसमें किसी आवश्यक काम के लिए अनुरोध किया गया था, तो पता लगा वो काम भी लटक गया। तो फिर से आपने उसी पत्र पर एक रिमाइंडर चस्पा करके भेजा कि ये वाला पत्र पहले भेजा गया था, इसको संज्ञान लीजिए, मतलब संज्ञान में लीजिए। तो फिर उसको वो पत्र एक बार फिर से अनुस्मारक के रूप में, यानी याद दिलाने के तौर पे, एक रिमाइंडर नोटिस के तौर पे उसी कार्यालय में पहुंचेगा। फिर से नहीं सुनवाई हुई तो आप दोबारा अनुस्मारक भेजेंगे, तिबारा भेजेंगे। जब नहीं ही सुनेगा तब आप एक पर्सनल उसको डेमी ऑफिशियल लेटर, जो वहाँ का समकक्ष अधिकारी आपके होगा, मतलब बराबरी का, उससे आप वार्तालाप व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे। तो एक डेमी ऑफिशियल लेटर उसको व्यक्तिगत लिखेंगे और उसमें अनुरोध करेंगे। लेकिन वो नौबत नहीं आती है, अनुस्मारक से काम हो जाता है। तो अनुस्मारक का प्रारूप आपको बनाना था। अच्छा, अनुस्मारक की विशेषता ये होती है कि जिस पत्र के उद्देश्य से या जिस पत्र के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए इसे लिखा गया होता है, ये उसी के फॉर्मेट को धारण कर लेता है। अगर सरकारी पत्र के लिए अनुस्मारक लिखा जा रहा है तो सरकारी पत्र का फॉर्मेट होगा। कार्यालय आदेश के लिए अनुस्मारक लिखा जा रहा है, हालांकि ऐसा कम होता है, तो कार्यालय आदेश का फॉर्मेट होगा। परिपत्र के लिए अनुस्मारक लिखा जा रहा है तो परिपत्र का फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसे होता है। 8 नंबर का है, 8 3 का 24, और 24 के अलावा ये 15 अंक का जो सारणीयन है, यानी पत्र लेखन एक भारी भरकम पोर्शन है। इसके बाद अब आपका यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली आ गया, और प्रशासनिक शब्दावली में आप देख ही रहे हैं, पहला क्या है, एक्विजिशन ऑफ लैंड। सारे कुछ हमारे प्रशासनिक शब्दावली वाले जो वीडियो थे उससे आपके कवर हो गए थे, और वैसे भी साधारण शब्द हैं, तो इसमें भूमि अर्जन इसका तात्पर्य होता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं एडमिसेबल, इसका मतलब क्या, स्वीकार्य, जो कि स्वीकार करने योग्य हो। म्यूटेशन यानी नामांतरण, निरसन रिपेल कहा जाता है। और यहाँ डिबार आप देख रहे हैं, यानी प्रतिबंधित करने से तात्पर्य है। जो औद्योगिक या प्रशासनिक अर्थ है वो लिखना है, और ये 10 नंबर का है। अगर आप शुद्ध तरीके से लिखते हैं, सही तरीके से, तो नंबर पूरे मिलते हैं। साक्ष्यांकन दिया हुआ है भाई, यानी इवैल्यूएशन। कार्मिक का क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। वैसे ही नियुक्ति पत्र का अपॉइंटमेंट लेटर हो जाएगा। डायरेक्शन यानी निर्देश हो जाएगा। और प्रतिलिपि अधिकार जो लिखा हुआ है, प्रतिलिपि अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार इसको कहा जाता है। इसका मतलब है वही कॉपीराइट, आप कॉपीराइट कह देते हैं ना, एकाधिकार, उसी को यहाँ पर शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, तो ये पहचानने में थोड़ा तकलीफ देह हो गया है। तो यही लिखने का होता है। इसमें अगर आप ठीक से लिखते हैं तो नंबर पूरे मिलते हैं। ये पूरा का पूरा गणित जैसे अंक देता है। मुहावरा लोकोक्ति आ गया, एकदम सीधे लोकोक्ति मुहावरे हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी अक्ल आपकी नष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई। ठीक, कठिन समय में उसका व्यवहार देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उसकी अक्ल मारी गई है, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। आग पर पानी डालना यानी झगड़े को शांत करना, सीधी बात है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कड़े व्यवहार का और कड़ा उत्तर देना। भाई ईंटे से आपको मारा, आप पत्थर उठाकर चला दिए, तो ये क्या है, मतलब प्रतिक्रिया के बदले में और भयंकर प्रतिक्रिया, माफ कीजिएगा, क्रिया जितनी कड़ी हुई है उसके एवज में उससे ज़्यादा भयंकर प्रतिक्रिया। न्यूटन का सिद्धांत तो ये कहता है कि जैसी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर डबल होकर आएगी, मुंह तोड़ देगी। ठीक है। इसके बाद अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, संगठित होकर करने में भलाई। आ बैल मुझे मार, बताइए, अगर आप पढ़कर नहीं जाते हैं और परीक्षा में सीधे भाग लेते हैं तो ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। अर्थ आप बेहतर जानते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर वाले प्रश्न हैं और उसमें भी एकदम बढ़िया। सीपीयू का क्या इस्तेमाल है बताइए। कंप्यूटर चलाना बेकार हो जाएगा अगर आप सीपीयू का इस्तेमाल नहीं जानते हैं। कंप्यूटर का ये मुख्य भाग होता है, आंकड़ों का जितने आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करता है, प्रसंस्करण करता है, गणनाएं करता है, सभी इकाइयों के जितने काम होते हैं उनको कंट्रोल करता है ना, जैसे आपका दिमाग है। तो बिंदुवार लिखना था, कुछ पॉइंट्स इसमें जोड़ दीजिए। वैसे 2-2 नंबर का है तो बहुत विस्तार नहीं देंगे, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तो फैलेगा ही। कंप्यूटर प्रोग्राम की परिभाषा और संग्रह इत्यादि के बारे में दिया हुआ है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम को कुल मिलाकर परिभाषित करिए, और मेमोरी में किस प्रकार प्रोग्राम स्टोर होता है वो कहा गया। तो भाई कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये निर्देशों का एक पूरा झुंड होता है, और कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश यहीं से मिलता है। और इसमें जो मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति है उसमें ये सारी चीज़ें जो प्रोग्राम होता है उसको इकट्ठा किया जाता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लिखने के अलावा आप चाहें तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, मतलब चार्ट के द्वारा भी अपनी बात को समझा सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट साधन का उपयोग, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडें बनाते हैं, चित्र, चार्ट, एनिमेशन, ये सब काम करता है इसमें, है ना। गूगल स्लाइड्स और एप्पल की नोट जो है वो इसी के समान काम करने वाले दूसरे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकप्रिय वो भी है, लेकिन प्रचलित अन्य साधनों के बारे में पूछा है तो चलिए बता दीजिए। व्हाट्सएप चलाते खूब हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ इंड टू इंड इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। दिखाता है ना कि आपकी जो चैट है वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड है, इसका मतलब क्या है।
तो इसका मतलब ये होता है कि भेजने और प्राप्त करने के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता है। और कंपनी का तो दावा होता है कि हम भी नहीं पढ़ सकते, मतलब व्हाट्सएप भी खुद उसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन वास्तव में वो चोरी चोरी पढ़ते रहते हैं। डाटा इकट्ठा करना और डाटा चुराना पब्लिक का, ये इन कंपनियों का बाएं हाथ का खेल है। आप जान भी नहीं पाएंगे और वो डाटा साफ हो जाएगा, मतलब उनके रिजर्व स्टोर में चला जाएगा। फिलहाल दावा यही होता है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो कम से कम आप और जो प्राप्त कर रहा है उसके अलावा कोई तीसरा नहीं देख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखें 5वां प्रश्न पूछा गया कि आजकल कंप्यूटर जगत में किस किस प्रकार के खतरे हैं। भाई सबसे बड़ा खतरा तो आप जानते ही हैं क्या है। सबसे बड़ा खतरा आजकल एआई है। एआई इतना खतरनाक और भविष्य में और ज़्यादा हो जाएगा कि ये सारी जितनी गोपनीयता है उनको समाप्त कर देगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको गिनानी होगी। सबसे पहले है वायरस, मेलवेयर, हैकिंग, फिशिंग, डेटा चोरी और एआई का दुरुपयोग भी जोड़िएगा इसमें। उसको भी लिखिएगा कि एआई जितना सदुपयोग उसके दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके काले पक्ष हैं जिन पर कि तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अभी एक एआई के टूल पर बड़ा विवाद हुआ है। एलन मस्क उसको खूब सराह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग हाय तौबा कर रहे हैं और करने लायक भी है। ठीक है, अश्लीलता का वो केंद्र बन गया है। तो इस तरह एआई का बहुत बड़े स्तर पर दुरुपयोग संभव है, तो उसको भी इसमें जोड़कर कई सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पत्र व्याख्या अच्छी लगी होगी और इसमें इतना ही। ये प्रश्न पत्र अगर आप हल करना चाहते हैं तो पहले आपको प्री के महायुद्ध से गुजरना होगा, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे। और जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देकर आज आए हुए हैं, पेपर एनालिसिस देखने से बेहतर है कि आप निबंध के प्रश्न पत्र के लिए हल्का रिवीजन करके आराम करिए और अगले दिन के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं।